अगर हम भारत के भविष्य के बारे में सोचें तो ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या आईसीटी के बिना अधूरा सा लगता है। आईसीटी एक व्यापक शब्द है जिसके दायरे में उपग्रहों से लेकर आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन और तमाम नई चीजें आती हैं। हम ये सोच सकते हैं कि डिजिटाइजेशन के कुछ एक दशकों में ही हम काफी लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर भविष्य में क्या है? आइए पता लगाते हैं। जब भारत में सबसे पहले कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम नजर आने शुरू हुए थे, तो ये सोचा गया कि आईसीटी टूल्स सिर्फ कुछ खास लोगों और आर्थिक रूप से संपन्न नागरिकों के लिए ही है। लेकिन पिछले दशक में इस सोच में बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि भारतीय नागरिकों की सेवा के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक टूल इस्तेमाल होने लगे हैं, खास तौर पर समाज के सबसे पिछड़े लोगों के लिए। ऑफिस संबंधी प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करने और सिस्टम को रिपोर्ट देने के सिलसिले में कार्यकुशलता, प्रभावीपन और उत्पादकता पर काफी ध्यान दिया गया है। अगर बात टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर सेवा और बेहतर कस्टमर डिलीवरी की हो, तो इसमें सचमुच बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। पूरे देश में बहुत सी पायलट योजनाएं चल रही हैं। इनमें से कुछ काफी कामयाब रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की भूमि ज्ञान दूत, ये काफी मशहूर हुई। अभी हाल ही में हमने सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर डिसेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना शुरू किया है। इसकी वजह से हम अपने काम काफी तेजी से कर पाते हैं। शिक्षा से लेकर बैंकिंग तक, हेल्थ केयर से लेकर मास मीडिया तक, मौसम की पूर्व सूचना से लेकर सबसे गरीब लोगों के खाने के वितरण तक, आईसीटी हर कहीं प्रगति को पंख लगा रही है। विभिन्न स्तरों पर सरकारें अपने कामकाज को किस तरह अंजाम देती हैं, नजरिए में आए इस बदलाव का इस चीज पर गहरा असर पड़ा। मंत्रालयों के ज्यादातर विभाग टेक्नोलॉजी की ताकत को समझ चुके हैं और इसे अमल में लाना चाहते हैं। वो इसे कार्यान्वित करने और अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं। शुरू में वो ऐसा किसी एक खास प्रक्रिया या किसी एक गतिविधि के लिए करना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसा सभी सेवाओं, सभी प्रक्रियाओं और अपने सभी कामों के मामले में करना चाहते हैं। आईसीटी की इसी खूबी की वजह से अब हमें ये अंदाजा होने लगा है कि अगर इस चमत्कार के तमाम टूल्स हर नागरिक तक पहुँचे, तो एक दिन भारत कैसा नजर आने लगेगा। शायद सबसे ज्यादा बदलाव हेल्थ केयर के मामले में आएगा। आज आईसीटी के जरिए मरीज और डॉक्टर के बीच सीधी बात होती है। इसकी मदद से बड़े हॉस्पिटल सिस्टम संचालित होते हैं और उनके कामकाज खुद ब खुद नियंत्रित होते रहते हैं। आईसीटी ने भारत के छोटे और दूर दराज इलाकों तक पहुंचने के सिलसिले में भी हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। लेकिन अगर भविष्य में आईसीटी का इस्तेमाल और भी ज्यादा निजी मामले में हो सके, तो सुपर कंप्यूटर्स की बदौलत एक दिन शायद हम ऐसा भी करने लगेंगे। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो मरीज अपने जीनोमिक स्ट्रक्चर को स्मार्ट कार्ड पर अपने साथ ले जा सकेगा। और जब मरीज किसी डॉक्टर के पास या क्लिनिक में जाएगा, तो डॉक्टर सबसे पहले स्मार्ट कार्ड को स्मार्ट कार्ड रीडर में डालकर इलाज के लिए आने वाले मरीज के जीनोमिक स्ट्रक्चर को समझेगा और फिर इस जीनोमिक स्ट्रक्चर के आधार पर डॉक्टर मरीज को उसके लिए सबसे सही दवा प्रेस्क्राइब करेगा। इस तरह के इलाज वाला दौर न सिर्फ मरीज के लिए बल्कि मेडिकल रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब लाखों वर्चुअल इंसानों के डेटाबेस मौजूद होंगे जो असली लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए बिना बीमारी को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। काफी सिमुलेशन के बाद हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर पर ऐसे हजारों या लाखों वर्चुअल ह्यूमंस हो जाएंगे। फिर इन दवाइयों के साथ टेस्टिंग के बाद हम ऐसी सटीक दवाइयां बना पाएंगे जिन्हें भविष्य में डॉक्टर इस्तेमाल कर सकेंगे। कैंसर जैसी बीमारियों के मामले में सुपर कंप्यूटिंग और आईसीटी कोई इलाज खोजने से जुड़ा एक नया युग शुरू कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी यहीं तक रुकने वाली नहीं है। खेती एक और ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय लोगों के जीवन के लिए जरूरी है।
आईसीटी धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से यहाँ भी बदलाव ला रही है, चाहे बाजार भावों का रियल टाइम अपडेट हो या फिर मौसम। लेकिन भविष्य में आजीविका के सिलसिले में ये और ज्यादा शानदार बदलाव कर सकती है। हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम करते रहे हैं ताकि ये पता चल सके प्लांट जीनोम्स का किस तरह विश्लेषण करके पौधों की रोग रोधी क्षमता बढ़ाई जाए, उनकी उपज में कैसे वृद्धि हो आदि। इसी तरह हम मवेशियों पर भी नजर डाल सकते हैं। जब हम मवेशियों की बात करते हैं तो हम पोल्ट्री या खेती से जुड़े विभिन्न जानवरों के बारे में सोचने लगते हैं। तो हम पूरी दुनिया के बहुत से संस्थानों और कई उद्योगों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। इस तरह हम अलग अलग पोल्ट्री श्रेणियों के जीवों और मवेशियों के जीनोम्स पर गहराई से नजर डाल सकते हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके, ज्यादा उपज वाली किस्में बन सकें और रोग रोधी किस्में भी। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के जरिए साइंस काफी आगे बढ़ी है। साथ ही आईसीटी इन दुनियाओं को आपस में जोड़कर एक ऐसी वर्चुअल लैब बनाती है जहां बिना किसी खास मेहनत के गठजोड़ बन सकते हैं। भारत में गठजोड़ के इस नए दौर की वजह से नेशनल नॉलेज नेटवर्क जैसे नेटवर्क्स बन पाए हैं। हमारे पास अब एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है जिसकी क्षमता कई गीगाबिट की है। यह पूरे भारत में सारे राज्यों और सारे जिलों में मौजूद है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को छोड़कर हम एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए इन्हें एक साथ लाया जा सके, वरना बाकी सब जगह आपस में जुड़ चुकी है। इस तरह के पैन इंडियन हाई स्पीड नेटवर्क्स का भविष्य में शिक्षा पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। पहले से कहीं ज्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स के जरिए अपने ज्ञान को इंटरनेट के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, जहां सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं है बल्कि हाई रेजोल्यूशन ऑडियो विजुअल फाइल्स भी हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा नेटवर्क होगा तो आप किसी विशेष वीडियो फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक विशाल बैंडविड्थ है तो आप इसे फौरन देख पाएंगे। तो आज हमारे पास बैंडविड्थ की सुविधा है जिसके जरिए हम कहीं ज्यादा तेज रफ्तार पर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। हमें बस सही बैंडविड्थ वाला एक नेटवर्क चाहिए। जरा कल्पना कीजिए कि जब NKN जैसे भारतीय नेटवर्क हर विद्यार्थी तक पहुंचने लगेंगे तब क्या होगा। ये काम काफी जल्दी होने वाला है क्योंकि NKN की योजना भविष्य में काफी आगे बढ़ने की है। ये जुड़ा है स्केलेबल नेटवर्क के साथ। आज इसकी क्षमता है 10 गिग, जो बहुत जल्द हो जाएगी 100 गिग। तो आप देखेंगे कि एक कॉमन नेटवर्क बैकबोन मौजूद है। इस बैकबोन का इस्तेमाल अब सभी समुदाय कर सकते हैं। तो हमने ये किया है कि वर्चुअल क्लासरूम्स बना लिए हैं। ऐसे 66 क्लासरूम्स अलग अलग IITs, NITs और IISc में मौजूद हैं। इन सभी ने अपने लैब बना ली हैं। इनके वर्चुअल क्लासरूम्स हैं ताकि पूरे देश में लोग ये लेक्चर सुन सकें। बेशक भारत अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बना रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर भारतीयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है डिजिटल लिटरेसी। अधिकतर भारतीय अब भी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये खाई अब भरती जा रही है। मोबाइल फोन की वजह से आईसीटी आम आदमी के हाथ में पहुंच गई है और ये बाजार में मौजूद सबसे सस्ते दाम वाले कंप्यूटिंग डिवाइसेस में से एक है। डिजिटल लिटरेसी को भारतीयों तक पहुंचाने के लिए कई प्रोग्राम बनाए गए हैं। इस बात की कुछ जबरदस्त मिसालें भारत के गांवों और ग्रामीण केंद्रों में मिलती है, जहां पिछड़े वर्ग के लोग मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरों जैसी सीधी सादी टेक्नोलॉजीज के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं। पानी की बहुत गंभीर समस्या है। हमारे गांव में कुल 50 घर की बस्ती है, जिसमें मात्र एक ही हैंडपंप है। भविष्य में ऐसी कोशिशों का मतलब ये होगा कि ऐसी और ज्यादा आवाजें सुनी जाएंगी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हर भारतीय तक नहीं भी पहुंचता है, तो भी उसके पास सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसे आसानी से उपलब्ध माध्यमों के जरिए अपनी आवाज सब तक पहुंचाने का मौका होगा। भारत में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने का शायद सबसे दमदार तरीका ये होगा कि टेक्नोलॉजीज को भारतीय भाषाओं में विकसित किया जाए, ताकि जो लोग अंग्रेजी में कम्युनिकेट नहीं भी कर सकते वो भी आईसीटी का इस्तेमाल कर सकें। और यही भूमिका शुरू होती है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या?
अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम या मशीन इंसान के दिमाग की ही तरह काम कर सके तो इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें सीखने और समस्याओं को हल करने जैसे काम खास तौर पर शामिल हैं। 1950 के दशक में एलन ट्यूरिंग ने ये जानने के लिए एक टेस्ट तैयार किया कि क्या कोई कंप्यूटर सिस्टम किसी इंसान की तरह सोच सकता है। ट्यूरिंग ने इस टेस्ट को नाम दिया इमिटेशन गेम। इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक को चलाता है कंप्यूटर और दूसरे को एक इंसान। ये दोनों ही टर्मिनल बैरियर की एक ही साइड में होते हैं। इसके दूसरी तरफ एक जज होता है जो इन्हें देख नहीं सकता। टर्मिनल से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक जज इनके रिस्पॉन्स पर नजर रखता है और उसे ये अंदाजा लगाना होता है कि ये रिस्पॉन्स कंप्यूटर का था या इंसान का। अगर जज आधे से ज्यादा बार कंप्यूटर को इंसान बता देता है तो ये कहा जाता है कि कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन भारतीयों को सशक्त बनाने के सिलसिले में AI की क्या भूमिका है, ये हमें समग्र ICT बनाने के लिए भाषा और मानव संसाधनों के बीच मौजूद खाई को भरने की योग्यता देता है। स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच जैसी टेक्नोलॉजीज ये सुनिश्चित करती हैं कि निरक्षर भारतीय भी ICT का लाभ उठा सकते हैं। भविष्य में ये भी हो सकता है कि स्पीच टू स्पीच टेक्नोलॉजीज हालात को पूरी तरह बदल ही दें। लेकिन जवाहरलाल घबराए नहीं, अपने देशवासियों और अन्य देशों को समझाते रहे। ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब किसी किसान को कोई जानकारी चाहिए हो, तब उसे एक कियोस्क पर जाना पड़ेगा। वहाँ उसे जो जानकारी चाहिए जरूरी नहीं कि वो उसकी भाषा में उपलब्ध हो सकता है जानकारी सिर्फ अंग्रेजी में ही हो। वो वेब पर जाकर ढूंढेगा, इस जानकारी की खोज लेगा और जानकारी मिल जाने के बाद उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। जब डिजिटल लिटरेसी और टूल्स लोगों तक पहुंच जाएंगे तो भविष्य में आहार सुरक्षा जैसी स्थितियों का क्या रूप होगा। भारत के कुछ हिस्सों में एक नया प्रयोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सशक्त बना रहा है। इसे कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT। DBT सब्सिडी की ही तरह एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो राशन कार्ड धारक को मिलती है। इसे सीधे ही उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे लाभ पाने वाले की सब्सिडी सीधी बैंक में चली जाती है। DBT से ग्राहक को अपने परिवार के लिए अपनी मर्जी की चीज खरीदने की ताकत मिलती है। वो उचित दर की दुकान पर मिलने वाली कुछ खास चीजों तक ही सीमित नहीं रहते। तो अगर उनकी मर्जी गेहूं खरीदने की ना हो तो वो और चावल ले सकते हैं, या फिर वो इस पैसे से फल, अंडे या खाने की कोई दूसरी चीज भी खरीद सकते हैं। हर यूजर का एक लॉगिन होता है। रजिस्टर्ड फूड और सप्लाई ऑफिसर्स का भी लॉगिन होता है। पहले फूड और सप्लाई ऑफिसर लॉगिन करता है, उसके बाद वो पेमेंट फाइल बनाकर यहाँ से अपलोड करता है। अपलोड पेमेंट फाइल में सभी सदस्यों की पूरी जानकारी होती है, जैसे कि मेंबर ID, डिपार्टमेंट द्वारा मुहैया कराया गया बेनिफिशियरी कोड, राशन कोड की किस्म, लाभ पाने वाले का नाम, गेहूं के लिए, चावल के लिए सब्सिडी की राशि कितनी होगी, सब्सिडी के बाद कितनी रकम देनी होगी, UID और बैंक के विवरण भी इस सूचना में शामिल है। फिलहाल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फैसिलिटी को चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादर और नागर हवेली में टेस्ट किया जा रहा है। शुरुआत में कुछ मुश्किलें जरूर आई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, लेकिन अब लोग खुश हैं। अब वो महसूस करते हैं कि बिना किसी की मदद लिए वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब उन्हें दिन की छुट्टी लेकर या 1 घंटे की छुट्टी लेकर चीजें लेने के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। SMS आ जाता है और पैसा उस व्यक्ति के खाते में पहुंच जाता है। लोगों के पास जब वक्त होता है तो वो सामान ला सकते हैं, चाहे वक्त उन्हें शाम को 7 बजे मिले या 8 बजे। इस तरह उन्हें पूरी आजादी मिल जाती है। पायलट प्रोग्राम के नतीजों के आधार पर DBT जल्दी ही ये सुनिश्चित करने का एक कार्यकुशल तरीका बन सकता है कि आहार पाने का हर भारतीय का अधिकार उसे मिल पाए, और इसका श्रेय जाता है ICT को। आहार सुरक्षा की ही तरह और भी कई ऐसी सार्वजनिक सेवाएं हैं जो भविष्य में बिल्कुल अलग तरह की लग सकती हैं।
एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपके राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हार्ड कॉपीज की शक्ल में होंगे ही नहीं, जो खो जाएं या क्षतिग्रस्त हो जाएं। डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाओं की वजह से ऐसा हो सकता है। ये सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक अनोखी ICT सेवा है, जिसके जरिए UIDAI नंबर वाला कोई भी यूजर एक अकाउंट खोलकर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड कर सकता है। ये एक व्यक्ति को 10 MB का पर्सनल स्पेस मुहैया कराता है, जहां आप अपने दस्तावेजों को सुरक्षित ढंग से स्टोर कर सकते हैं। इसके जरिए आप संबंधित अथॉरिटीज तक ये फाइलें आसानी से पहुंचा भी सकते हैं। फिलहाल ये बीटा फेज में है, लेकिन निकट भविष्य में डिजिटल लॉकर हमें पेपरलेस गवर्नेंस के नए युग में भी पहुंचा सकता है। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि ICT कैसे मौसम के पूर्वानुमान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध करा रहा है। थिएटर ये महाराष्ट्र में पैदा हुए इंसान के नस नस में है। महाराष्ट्र में नाटक देखने के लिए जाना ये एक अच्छी बात होती है। नाटक ऐसा विषय है कि पूना या महाराष्ट्र में बहुत चलता है। 1955 में महाराष्ट्र में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। महाराष्ट्र स्टेट कंपटीशन शुरू हुई। ऐसे नाटक पहले नहीं बनते थे, पहले नहीं लिखे जाते थे, पहले नहीं किए जाते थे। This sort of awakened some playwrights, and the most major among them was Tendulkar. आणि दिव्याला सुरुवात झाली, आणि दिव्याला सुरुवात झाली. And that was quite a turning point because that play is not liked by many people. ये एक पुरानी ट्रेडिशन है जहाँ पे हम दो स्ट्रीम्स देखते हैं, एक पॉलिटिकल हो या सामाजिक भी हो। अभी भी महाराष्ट्र में 5 जनरेशन के नाटककार तो लिख ही रहे हैं। आई एम द ओल्डेस्ट नाउ। त्या शांतपणाचा वचक वाटावा असा शांतपणा, त्या शांतपणासमोर मला खोजच वाटायला लागली। मैं देख रहा था कि मुझे किस तरह का नाटक करना मैं पसंद करूंगा, मेरा नाटक कैसा दिखे, कैसा सुनाई दे, और इसी के साथ ये भी पता चल रहा था कि मेरा नाटक कैसा ना दिखे। जिसे हम बोलते हैं ना कि थिएटर में हर मोमेंट आपको अर्न करना पड़ता है, आपको उसको कमाना पड़ता है। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मराठी थिएटर एक सतत यात्रा भाग 2 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मौसम की मार और जलवायु हमेशा से ही प्रगति और विकास को प्रभावित करते आए हैं। The quake hit at 4:35 a.m. India recently recorded its highest ever temperature, mercury in one town shooting up to 51 degrees Celsius. भारत की आर्थिक और सामाजिक सेहत के लिए मॉनसून, साइक्लोन और हीट वेव जैसी बातों को समझना बहुत जरूरी है। आज मौसम का पूर्वानुमान एक उन्नत साइंस बन चुकी है, जिसमें टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट टूल की मदद ली जाती है। आज टेलीविजन यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर भी मौसम के अपडेट प्राप्त करना एक आम बात हो गई है। लेकिन भविष्य में मौसम संबंधी फोरकास्ट कैसे और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं? रोजाना सैटेलाइट्स, रेडार्स और दूसरे उपकरणों जैसी निगरानी प्रणालियां मौसम से जुड़े ढेर से डेटा हासिल करते हैं। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या IMD में मौजूद फोरकास्टर्स इनका अध्ययन करते हैं। IMD भारत में ही विकसित किए गए रैपिड नाम के सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल करके इस डेटा का उपयोग करता है और ये इंटरनेट के जरिए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
रैपिड उपग्रह से मिली तस्वीरों को इस्तेमाल करने वालों के कई तरह के सवालों के जवाब देने के लिए कस्टम डिजाइन करता है। ये उपग्रह से मिलने वाली ग्रे स्केल इमेज के मुकाबले कहीं ज्यादा समग्र संसाधन है। इमेज में सिर्फ राज्य की और जिले की सीमाओं वाला नक्शा होता है। यहाँ हम किसी तरह के नक्शे को लगा सकते हैं। राज्य के नक्शे को खोलकर एयरपोर्ट लोकेशन को, रेलवे लोकेशन को और हाईवे लोकेशन को जान सकते हैं। इन सब चीजों को इमेज की बैकग्राउंड में लगाया जा सकता है। रैपिड यूजर को आम पूर्वानुमान पर निर्भर करने के बजाय उसके अपने सवाल के जवाब आने की सुविधा देता है। मिसाल के लिए आप शायद ये जानना चाहें कि आपकी ट्रेन समय पर पहुंचेगी या नहीं। ये काफी उपयोगी चीज है। उदाहरण के लिए सर्दियों के मौसम में दिन और रात को काफी कोहरा होता है और इससे रेलवेज की आवाजाही पर असर पड़ता है। अगर रेलवे वाले इस सुविधा या उपयोगिता का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कोहरा किस हद तक मौजूद है। इस तरह वो ट्रैफिक को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे। उपग्रह में लगे सेंसर अब काफी सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, तो पृथ्वी पर हमें मिलने वाला डेटा भी काफी बेहतर हो गया है। अब रैपिड फोरकास्टर्स को ज्यादा विस्तृत जानकारी दे सकता है। पहले वाले वर्जन में इस तरह ग्रे एंड व्हाइट इमेज मिलती थी। तब रंगीन तस्वीरें नहीं आती थी, लेकिन अब हमें अलग अलग रंगों वाली तस्वीरें मिलने लगी हैं, जैसे कि लाल, हरी, नीली, यानी हर एक स्पेक्ट्रल बैंड को एक खास रंग दिया गया है। इन अलग अलग रंगों से हमें बादलों की किस्म या अलग अलग तरह के मौसम को पहचानने में मदद मिलती है। आप रैपिड में ऐसा देख सकते हैं। देखिए, ये रंग बर्फ को दिखा रहा है। इस हिस्से में कोहरा है और अगर हम दूसरी जगह चले तो यहाँ बादल है जिनसे बारिश हो सकती है। रैपिड कुदरती हादसों या साइक्लोन्स अथवा बाढ़ जैसी चरम मौसमी अवस्थाओं के दौर में भी बहुत उपयोगी साबित होता है। मान लीजिए फुल रेजोल्यूशन वाली एक इमेज यहाँ है और आप प्रभावित इलाके को वर्ग किलोमीटर में नापना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। अगर आप जानना चाहें कि ये बादल कहाँ तक मौजूद है और इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, तो हम वो भी देख सकते हैं। ये सब यूजर की जरूरत पर निर्भर करता है कि यूजर इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। इसे प्रोग्राम करना उसके लिए बहुत आसान है और यही डिजिटल इंडिया का सबसे अच्छा उपयोग है। भविष्य में फोरकास्टर डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर नाम के ICT टूल्स पर और ज्यादा निर्भर कर सकते हैं, जिसमें मौसम को समझने का काम इंसान और मशीन मिलकर करेंगे। ये गठजोड़ 2014 में बहुत कामयाब साबित हुआ, जब हुडहुड साइक्लोन भारत के पूर्वी किनारे पर आया था। आप जानते हैं कि साइक्लोन का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके लिए बुलेटिन्स और सूचनाओं के लगातार अपग्रेडेशन और निगरानी की जरूरत पड़ती है। इस सिस्टम के जरिए फोरकास्टर हर 3 घंटे में बुलेटिन्स को मॉनिटर और डेवलप कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो पूर्वानुमान लगाया गया वो असली साइक्लोन से काफी मिलता जुलता था और ये सूचना 5 दिन पहले ही मिल गई थी। जब ऐसे फोरकास्ट डेवलप हो जाते हैं तो फिर उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर संभव तरीके से भेजा जाता है। भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी और ज्यादा सटीक हो जाएगी, तब हम सिर्फ भविष्य के बारे में ही पूर्वानुमान नहीं लगा पाएंगे, बल्कि अतीत में भी झांक सकेंगे। कैसे, देखेंगे ब्रेक के बाद। झौड़ गिजार गिज गिन, झौड़ गिजार गिज गिनिता, तिलिता 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 ता ता, झौड़ गिजार गिज गिनिता, तिलिता तिलिता ता ता, झौड़ गिजार गिज गिन उर घिनक ताकुर कोरता, झौड़ गिजार गिज घिनिता, तिलिता तिलिता ता ता। लोकनृत्य, लोकशिल्पों, लोकगीति, लोककला सबको हमको बचाना है। ये मेरा बंगाल का सिर्फ नहीं, सारा भारत के लोककला बनाने के लिए हम लोग सभी राज्यों का सब आदमी को ब्रह्मचारी होना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नरेश जी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुप्त गुप्त में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
2015 साइंस एक्सप्रेस नई दिल्ली पहुंचती है। इस ट्रेन में भविष्य की झलक नजर आती है और ये हमें बहुत ही अनोखे ढंग से अतीत की ओर ले जाती है। इसमें वर्चुअली विटाला एग्जिबिट को डिस्प्ले पर रखा गया है। ये एक ऐसी जगह की 3 डायमेंशनल रेंडरिंग है जो अब मौजूद नहीं है। ये वर्चुअल रियलिटी टेक्निक है जिसके अंदर हम रियलिटी को वर्चुअली दिखा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें रियल में हैं लेकिन हम इनको वर्चुअली दिखा रहे हैं। ये सच में यहाँ पे नहीं है। ये एग्जिबिट एक विशाल इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका लक्ष्य है हम्पी कर्नाटका के खंडहरों को फिर से बनाना। जब कोई यूजर यहाँ आता है तो उसे एक लेजर पॉइंट दिया जाता है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये सब क्या है। उसे बस ये करना होगा कि किसी एक जगह की तरफ इसे पॉइंट करे और बस वो स्ट्रक्चर की सारी डिटेल को समझ जाएगा। इस एग्जिबिट के जरिए विजिटर ये महसूस करते हैं जैसे वो खुद हम्पी के विटाला टेम्पल में हो, जो 5 सदी से भी पहले विजयनगर साम्राज्य में मौजूद था। ये आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आप जा नहीं सकते। आप उड़ सकते हैं। आपको लगेगा जैसे आप स्पेस में उड़ान भर रहे हो। अगर आप किसी जगह रुककर चारों तरफ देखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं उस तरफ के बजाय बाईं तरफ मुड़ना चाहता हूँ तो मुझे उसी तरफ की चीजें दिखेंगी। इस अनुभव को रिक्रिएट करने के लिए आईसीटी का कई स्तरों पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिसर्च के साथ मेल करना पड़ा। तो हम कंप्यूटर वर्जन की कई टेक्निक एक साथ लाएं ताकि स्टिल इमेजेस और वीडियोस को आपस में मिलाकर उनसे 3D शेप बनाए जा सके। हम ये जानने के लिए लेजर स्कैनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं कि रोशनी में अलग अलग डायमेंशंस, रेशियोज कैसी दिखती हैं, और हमने 3D मॉडल के हिस्सों को हाथ से बनाया है। आज हम्पी प्रोजेक्ट बनाया गया और आने वाले कल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी ऐतिहासिक दौर या घटना को रचा जा सकता है। चाहे अतीत को फिर से जिंदा करना हो या भविष्य को जीवंत बनाना हो, आईसीटी खास तौर पर अगली पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता बना रही है जिसके लिए बहुत ही रोमांचक मौके मौजूद हैं और ये सिर्फ सहायक की ही भूमिका नहीं निभा रही है। ये तो नए क्षेत्रों और पारंपरिक क्षेत्रों को अति उन्नत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में जोड़ भी रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से लेकर डिजिटल हेरिटेज तक, ऑनलाइन एक्टिविस्ट से लेकर ओपन डेटा चेंज मेकर्स, डिस्टेंस एजुकेटर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स और कल के साइंटिस्ट तक, आईसीटी की बदौलत संभावनाएं अनंत हैं। आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।